तो ड्रामा की शुरुआत होती, वुसु उदास होकर जा रहा था। यूजू उसको फॉलो कर रही थी, लेकिन उसके पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था, मगर वो तब भी हिम्मत करके वुसु के पीछे पीछे आती है। फिर जब उसको बेंच पर बैठ गया तो यूजू उसके पास गई और कहने लगी कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता है कि पास्ट में आपके साथ इतना कुछ हुआ है तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती, और मुझे वैसे आपकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब वुसु कहता है कि तुमने क्लास में मुझसे एक सवाल पूछा था ना, जिसे सुनकर पता मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया था कि तुम अब फाइनली मैथ में इंटरेस्ट लेने लगी हो, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगा ताकि तुम समझ सको कि मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर्स लाने चाहिए। पर तुमने मेरी इस उम्मीद को तोड़ दिया। पर जब मैंने तुम्हारे पास कैमरा देखा तो मैं काफी ज्यादा शौक हुआ और तुमने मेरी इस उम्मीद को तोड़ दिया। यानी मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करा। पर चल कोई नहीं, फिलहाल तुम अपने घर चली जाओ। तब यूजू वुसु को फिर से दिल से सॉरी कहती है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा, इसके लिए मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वुसु कहता है कि तुम बस प्लीज जाओ यहाँ से। फिर यूजू यहाँ से जाने लगी, पर क्योंकि सुबह से उसके पेट में काफी तेज दर्द है इसलिए उसे चला तक नहीं जा रहा था, और फिर तभी वो नीचे गिर जाती है। वुसु को लगा कि एक्टिंग कर रही, इसलिए बोला कि देखो ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करना, मेरा दिल पत्थर है। पर जब वो यूजू को देखता है जो कि सच में तकलीफ में तड़प रही, यहाँ तक कि उसे काफी ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर यूजू के पास गया और पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। लेकिन यूजू बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही होती, बस बुरी तरह दर्द में तड़प रही थी, इसलिए वुसु और भी ज्यादा डर गया। एंड वो जल्दी से यूजू को उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। एंड वो पूरा रास्ता बस यूजू से हिम्मत रखने को बोलता गया। फिर जब वो फाइनली यूजू को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर यूजू को चेक करने लग जाते हैं। नर्स वुसु से पूछते हैं कि पेशेंट को स्वेटिंग कब से हो रही थी। वुसु बताता कि आधे घंटे से। पूछते हैं और पेट की शिकायत कब से, तब वो बोला कि इस बारे में मुझे नहीं पता। नर्स वुसु से वेटिंग रूम में जाने का कहती, तब वो काफी ज्यादा घबरा जाता और बस यही पूछता हुआ गया कि वो ठीक हो जाएगी ना। वेल अब आप यूजू को देखते जो कि अपना पेट किसी को टच तक करवा नहीं रही थी, बस दर्द में चिल्लाती जा रही है और काफी बुरी तरह रो रही है। तब डॉक्टर्स भी घबराएगा और यूजू को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। फिर जब यूजू को लेकर जाने लगा तब वुसु ये सब देखकर और भी ज्यादा दम निकल गया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक नर्स बार बार सर हिलाकर मना कर रही होती है जैसे कि केस काफी बिगड़ चुका है। इसलिए वुसु और भी ज्यादा घबरा गया और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो नर्स बार बार बुरे रिएक्शन ही दे रही होती है और कुछ बता भी नहीं रही थी, इसलिए वुसु बेचारा बस सदमे में चला जाता है। फिर अंकल कहते हैं कि अरे नहीं, उस बेचारी लड़की को वो सामने वाले रूम में लेकर गए हैं, जिसके बस दो ही मतलब होते हैं, या तो बुरी बात है या फिर बहुत बहुत बुरी बात है। वुसु और भी ज्यादा डर गया ये सब सुनकर कि पता नहीं यूजू बेचारी को हो क्या गया है, पता नहीं वो जिंदा बचेगी या नहीं। पर वो बस वेटिंग रूम में बैठकर वेट करता गया। वो सबसे कह रहा था कि वो ठीक हो जाएगी ना, यानी वुसु को कोई होश नहीं था कि वो बस प्रे करता जा रहा होता है कि कैसे भी करके यूजू ठीक हो जाए। इसलिए गॉड आप प्लीज यूजू को हिम्मत देना, उसे जिंदगी में अभी और भी नॉवेल्स लिखने हैं और आगे भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए गॉड आप प्लीज यूजू को कुछ मत होने देना, उसे जिंदगी में अभी नॉवेल्स के अलावा भी बहुत कुछ करना है। फिर बस सदमे में यूजू को वेट करता गया कि तभी उसने देखा कि नर्स यूजू के रूम से बाहर आए और पॉलिथीन में कुछ लेकर जा रही है, जिसे देखकर उसको वुसु को लगने लगा इसमें यूजू के ऑर्गन्स है, इसलिए वो और भी ज्यादा डर गया। फिर काफी टाइम के बाद वुसु को बुलाया गया। वुसु जब डरता डरता यूजू के पास आया, जो कि अब होश में आ चुकी थी, लेकिन वो काफी घबराई हुई थी। फिर रोते हुए बताने लगी कि मुझे कुछ दिनों से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ना ही भूख लग रही थी और ना ही कुछ करने का मन कर रहा था, पर बस पेट में काफी ज्यादा दर्द था। मैंने टीवी पर सीन ऐसे एक केस देखा था जिसमें बता रहे थे कि ये बीमारी किसी को भी हो जाती है, अगर ऐसे में बेहोश हो जाओ तो समझ जाना कि तुम्हारी लास्ट डेट चल रही है। और फिर बुरी तरह रोने लग जाती है, जिसके लिए वुसु भी परेशान होने लगा। फिर यूजू बोली कि सर प्लीज मुझे बता लो, मैं मरना नहीं चाहती, अब मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, यानी अभी तो मुझे और भी कई सारे एडल्ट नॉवल लिखनी थी, और मैंने सोचा था कि जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तो खूब पैसे उड़ाऊंगी और मजे करूंगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए क्योंकि अब मैं मर रही हूँ। वुसु भी इमोशनल होने लगा यूजू की इन सभी बातों को सुनकर कि तभी डॉक्टर आए। वुसु से पूछने लग जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। डॉक्टर ने यूजू को दिखाया कि देखो ये सब तुम्हारे पेट में काफी टाइम से भरा हुआ था,
तुम्हारी कंडीशन तो काफ़ी नाजुक थी, तुम्हें तो काफ़ी टाइम पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। तब यूजू काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वुसू का हाथ पकड़कर जोर से रोने लग जाती है कि सर प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा दम निकल रहा है। तब वुसू भी डर गया और यूजू को हिम्मत देने लगा कि घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस इलाज ही तो कराना है। बट यूजू यही कहती जा रही होती है कि नहीं, मैं किसी भी हालत में मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मॉम को यहाँ बुला लो, क्योंकि ये मेरा आखिरी टाइम चल रहा है और मुझे खुद काफ़ी लाइट फील हो रहा है, जैसे मेरी बॉडी से सब कुछ जा चुका हो। तब डॉक्टर भी परेशान हो जाती है कि ये लड़की कितनी परेशान क्यों हो रही है। उस परेशान को डॉक्टर से पूछता है क्या सच में यूजू को बहुत बड़ी बीमारी है। तब डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन था जिसे हम पेट साफ करके बाहर निकाल चुके हैं। तब वुसू एंड यूजू दोनों इस बात को सुनकर बुरी तरह शॉक रह गए। क्या कॉन्स्टिपेशन? वुसू कहता है कि 1 मिनट में समझा नहीं, यानी सिर्फ एक कवच की वजह से कोई बेहोश कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर बताए कि इसने अंदर सब ठूस रखा था, थोड़ा सा भी स्पेस खाली नहीं था, जिस वजह से हमें इसे कुछ दवाइयाँ देकर पेट खाली करवाना पड़ा। फिर दिखाते हुए कि देखो पहले कैसे इसका पेट भरा हुआ था कि सांस लेने तक की जगह नहीं थी, पर अब देखो तो अब ये कैसे खाली हो चुका है। और फिर यूजू से बोले कि तुम आराम से घर जाओ, अपना वेट भी चेक करना। फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि यूजू एंड वुसू दोनों सदमे में थे कि अभी अभी ये सब हुआ क्या, मतलब हम सिर्फ एक कवच की वजह से इतना रो रहे थे। साथ ही वुसू को याद भी आने लगता है कि उसने नर्स को कुछ पॉलिथीन में ले जाते हुए देखा था, जो कि ऑर्गन नहीं बल्कि कुछ और था। यूजू शर्म के मारे अपना मुंह ढक लेती है और जिद करने लग जाती है, सर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आपका थैंक्स कि आप मुझे यहाँ तक लाए थे, पर मैं अब एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए प्लीज़। तब वुसू हैरानी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं होता। फिर यूजू को उसके बैग देने के बाद वो यहाँ से चला गया, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। फिर जब यूजू अपने फेस से ब्लैंकेट हटाते तो कहने लग जाती है कि आज मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है कि अब थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बची, इसलिए अब मुझे स्कूल से ट्रांसफर लेना ही होगा। तो यूजू के पेरेंट्स पे घबराते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं और यूजू को नाम पुकार रहे थे। तो ये तभी यूजू को देखकर रोने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है, हमें कुछ तो बताओ। तो वो अपने पेरेंट्स से बस इतना कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे बस दूसरे स्कूल में जाना है। वह सीन कट होता है एंड अब हमें यूजू का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कर रहे थे कि हैरान थे कि वुसू शूटिंग के लिए मान कैसे गया। तब डाजू कहता है कि पक्का प्रिंसिपल मैम ने ब्लैकमेल करा होगा कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कभी अपना रूप बदल लेती है। तब डोंगजू कहता है कि पर फिर भी पता नहीं क्या रीज़न दिया होगा कि वुसू मान गया। तब गिजुंग कहता है कि लेकिन वुसू को ब्लैकमेल करना इतना भी ईजी नहीं है कि तभी फाइनली वुसू यहाँ आ जाता है। तब डोंगजू उसे पूछता है कि आखिर तुम कब से कहाँ थे, पक्का तुमने अभी तक डिनर नहीं करा होगा है ना, लेकिन वुसू कोई जवाब नहीं देता। तब डोंगजू और गिजुंग वुसू को खाना देने के बहाने से उठ गए ताकि डाजू वुसू को सॉरी कर सके। डाजू अब ऐसा ही करता है, यानी पहले तो तारीफ करता है कि तुमने अच्छी शूटिंग करवाए, फिर सॉरी करने लगा कि मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था और चुप कर तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्डिंग नहीं करवानी चाहिए थी, वो भी तब जब मुझे अच्छे से पता है कि तुम पास्ट में क्या फेस कर चुके हो, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तब वुसू काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद कहता है कि इट्स ओके। सभी हैरान हुए कि क्या वुसू ने इतनी आसानी से डाजू को माफ़ कर दिया है एंड डाजू खुद शौक हो गया कि क्या सच में तुम मुझे माफ़ कर रहे हो। तब वुसू डाजू को उसके बैड नेम से पुकारने लगा कि तुम जैसे पीले बंदर से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें माइंड नहीं कर रहा हूँ। डाजू वुसू से लड़ने लग जाता और किस तरीके से डाजू ने वुसू को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुका है कि इसे भी प्रिंसिपल मैम ने ही फोर्स करा होगा, जिस वजह से बार बार ये मुझे फोर्स कर रहा था। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच में सब ठीक है। वही यूजू जो कि सदमे में अपने रूम में पड़ी हुई थी, वो खुद से कहती है कि पता नहीं अब मेरी हर कितनी बेइज्जती होनी बाकी, यानी इतना बुरा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जैसा कि आज मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरी पूरी इज्जत ही उतर गई। कि तभी अचानक यूजू को याद आने लगा कि वुसू कैसे यूजू को उठाकर भाग रहा था और उसके काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी कर रहा था। इसे कहने लग जाते हैं कि वैसे वो चोरी करने काफ़ी प्यारे थे और सुकून बड़े भी थे, जिससे मुझे अपनेपन की फील आ रही थी। लेकिन तभी इमेजिनेशन से बाहर आए और कहने लग जाते हैं कि भला मैं क्या वाहियात सोच रही हूँ, यानी नहीं मैं उस घमंडी वुसू के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती हूँ, वो तो बस इस स्कूल में आया ही मुझे दुख देने के लिए, इसलिए अच्छा था मुझे यहाँ तो गिजुंग सर के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपने नोबल के बारे में। वेल सीन कट हुआ, अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जब यूजू वुसू के घर में झांकते हुए जा रही थी।
तभी वूसू उसके सामने आ गया और उसे घूरने लगा। यूजू उसे हेलो करके चुपचाप यहाँ से जाने लग जाते, लेकिन वूसू उसे बताने लगा कि तुम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक नई रिपोर्ट बाहर आई है। उसकी रिसर्च मिडिल और हाई स्कूल के स्टूडेंट पर करी गई थी। इस रिसर्च के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की 3 सबसे बड़ी वजह होती है। पहली, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, सेकेंड, फास्ट फूड खाना, तीसरी, लेट तक सोना। जो कल तुम्हारे साथ में मेरे हिसाब से उसकी यही तीनों वजह रही होगी। जी कहती है कि प्लीज़ सर छोड़िए न कल की बात है, फिर भी आपका थैंक्स और कैमरा वाली बात के लिए सॉरी। तब वो उससे कहता है कि मैं कोई साधु नहीं हूँ जो माफ़ करता रहूँगा, वो भी अपने उस स्टूडेंट को जिसने मेरी पीठ में छुरा मारा हो। फिर तब यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद यूजू चैन की सांस ले रही होती है कि तभी बाकी सभी बाहर आ गए और गीजंग यूजू से कहने लगा कि ऐसे भी क्या कब्जियत थी कि तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, जरूर तुम पानी कम पीती होगी, जो सारा खाया हुआ अंदर ही अटक गया। यूजू घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पर फिर डोंगजू कहता है कि यूजू तुम सच में ठीक तो हो ना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमको इस तरह क्लिप की वजह से एडमिट होना पड़ा। यूजू कोई जवाब नहीं देती। फिर तभी डाजू कहता है कि पता नहीं तुम खा कर इतना कैसे ठूस लेती हो कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, सच में तुम बहुत अजीब हो। और हाँ, कल के लिए थैंक्स। यूजू कहती है कि सर 1 मिनट रुकिए, कल आपने मुझसे कहा था ना कि आपको मैं राज पता है। डोंगजू पूछता कि क्या पता है, तो वो बोले कि अरे सर वही जो आप कह रहे थे कि आप जानते हो। लेकिन डाजू कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। फिर तभी हैरानी से कहने लगा कि अरे हाँ, अब पेट साफ की वजह से तुम्हारे चेहरे पर निखार आ रहा है, यानी आज तुम पहले से ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, इसलिए हमेशा अपना पेट साफ रखा करो। यूजू हैरानी से डाजू को देखती है रह जाते। फिर तभी शौक होकर बोली कि ओ तेरी, इसका मतलब डाजू सर ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। ये कहकर कि वो सब जानते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब मैथ में किसी को मेरे एडल्ट नोबल के बारे में नहीं बताया है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि जब कार यहाँ से जाने लगी और यूजू भी जा रही थी कि तभी डाजू बाहर निकला और मोहल्ले में यूजू का नाम पुकार कर जोर जोर से चिल्लाकर बताने लगा कि कब्ज की वजह से हॉस्पिटल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। मैं प्रे करूंगा कि तुम रोज सुबह भर भर कर अपना पेट खाली करो। तब यूजू बेचारी ये सब सुनकर मरने जैसी कंडीशन में आने लगे कि आखिर मेरी पर्सनल लाइफ वॉशरूम से बाहर इन लोगों के सामने क्यों आई जो मुझे मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए बस सैड होते जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 11 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वुसु क्लास में अटेंडेंस ले रहा होता है, पर जब उसे पता चला कि जिया आज स्कूल नहीं आई है तो वो डायरेक्ट यूजू को देखने लगता है, क्योंकि इस चीज़ की जिम्मेदार यूजू को दे रखी थी। एंड यूजू भी समझ जाती है कि अब पक्का मैं फंसूंगी। फिर होता भी कुछ ऐसा है, यानी वुसु अटेंडेंस लेने के बाद यूजू से बाहर आने को बोलता है। यूजू मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई। फिर वुसु ने पूछा कि आखिर जिया स्कूल क्यों नहीं आई है। यूजू कहती है कि मुझे सच में नहीं पता। तब वो बोला कि मैंने पहले दिन क्लास में जिया के बारे में पूछा था तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या हुआ। यूजू कुछ भी समझ नहीं पाती तो बताता है कि जिया को इस स्कूल में रुकने के लिए सिर्फ तुम मदद कर सकती हो, क्योंकि सिर्फ तुम उसको नोटिस करती हो, इसलिए इसी उम्मीद से मुझे तुम पर भरोसा होने लगा था। यूजू ध्यान से इस बात को समझने लगे कि हाँ ये कह तो सही रहे हैं। फिर वुसु बोला कि देखो ध्यान से इस मैटर को समझने की कोशिश करो और जिया का साथ दो, क्योंकि अकेलापन बहुत ही बुरा होता है। और तुम खुद सोचो, अगर स्कूल में कोई हमारे आने का वेट करने लगे और हमारी फिक्र करने लगे, हमसे बात करने लगे, हमें समझे, तो फिर हमारा रोज स्कूल आने का मन करता है। इसलिए यही चीज़ तुमको करनी है जिया के साथ, क्योंकि तुम खुद ही को देख लो कि तुम अपनी फ्रेंड्स की वजह से रोज मान मार कर ही सही स्कूल आती हो, वरना पढ़ने लिखने में तुम्हारा ध्यान है नहीं। जो सुनकर यूजू हैरानी से वुसु को देखने लगी कि ये जिया की फिक्र कर रहा है या मुझे रोस्ट कर रहा है। फिर कहती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जिया के साथ आज ये करना ठीक नहीं हुई, यानी जैसे हम कैट को समझाते हैं धीरे धीरे से हमें वैसे जिया के केस में करने चाहिए। वुसु पहले तो शांत रहा, खड़ा रहा, फिर बोला कि ठीक है तुमको जैसा ठीक लग रहा है तुम करो, पर बस जिया पर ध्यान दो, बाकी मैं तुम्हारे 4 पॉइंट्स मैनेज कर रहा हूँ। यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वुसु बोला कि हाँ मुझे एक और बात बता दो कि तुम फिर से मेरे पीठ में छुरा तो नहीं मारोगी, यानी फिर से अपने क्लास टीचर के साथ गद्दारी तो नहीं करोगी। यूजू कहती है कि सर नहीं, कभी भी नहीं। तब वुसु चुपचाप यहाँ से चला गया, जबकि यूजू हमेशा की तरह वुसु को गालियाँ देते रह जाती है। वेल अब हम देखते हैं कि जब वो क्लास में आई तो जेनी यूजू से पूछने लगी भला जिया हमेशा अकेला क्यों रहती है। यूजू बोली कि पता नहीं
शायद कुछ लोगों को अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, तो शायद जिया भी ऐसी ही सोचती होगी और इसीलिए अकेले रहती होगी। जैनी कहती है कि पर अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे जिया से डर लगता है, क्योंकि वो काफ़ी डरावनी है। यानी ऐसा लगता है कि मैं उससे गलती से गलती हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तब यूजू हंसकर कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो डरावनी भी नहीं है, बस चुप रहती है। पता है, स्टार्टिंग में हम दोनों एक ही सेक्शन में थे और जब भी चौक नीचे गिरती थी वो उसे खुद ही उठाकर रख देती थी, बिना ये कहे कि ये काम तुम करो, ये काम कोई और। साथ ही जब भी सब लोग रिसाइकलिंग के नाम पर चिढ़ते थे, जिया अकेले लंच तक रुककर खुद ही सब समेटती थी। मतलब कि कई बार कुछ चीजें कहने से बेहतर उन्हें कर देना होता है। तो हमारी जिया कुछ ऐसी है, इसलिए तुम उसे डरो मत, वो बुरी नहीं है। जो सुनकर जेनी कहते अच्छा ऐसा है। तब जिया क्लास में आ गई तो यूजू उसके सीट पर से हट गई और बोली कि तुम फाइनली आ गई, थोड़ा जल्दी आ जाती तो और अच्छा होता, बस तुम लेट क्यों आई हो। पर जिया हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देती, तो यूजू चुपचाप अपने सीट पर आकर बैठ गई। जबकि जिया यूजू को देख रही होती कि जैसे कि वो यूजू से दोस्ती करना चाहती है, पर बस वो फिलहाल अकेली ही रहती है, इसलिए उसने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू क्लास को पढ़ाने आए, फिर सभी को बताने लगा कि हम लिटरेचर मैथ के क्वेश्चन में एक पोएट्री और एक आर्ट एग्जीबिशन करवाने वाले हैं, जिसमें हर क्लास को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा। इसलिए बताओ, क्या तुम में से कोई पोएम लिखने में इंटरेस्टेड है। जो सुनकर सब एक दूसरे को देखने गए, लेकिन तभी यूजी की फ्रेंड बोली कि सर यूजी है नहीं, यानी ये बहुत अच्छी लिखती है। तब दूसरी फ्रेंड कहती है कि हाँ, ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती है। यहाँ तक कि लास्ट ईयर राइटिंग कॉन्टेस्ट में इसने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। ये सुनकर सभी इम्प्रेस होने लगे, जिस वजह से यूजू भी खुश हो गई। तो वहीं डोंगजू कहता कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम सबकी तरफ से यूजू को ही जाना चाहिए। यूजू मान गई कि ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। फिर कहती है कि अगर सर गोया ड्राइंग को रिप्रेजेंट करे तो डोंगजू कहता है कि हाँ, वो कर सकती है। तुम बताओ गोया, क्या तुम करना चाहती हो। तो वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ सर, मुझे करना है। तब डोंगजू इन्हें नाम फाइनल कर देते हैं और फिर ऑल द बेस्ट करते हैं, इसीलिए दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू जब क्लीनिंग कर रही थी, तभी डोंगजू वहाँ आया और बोला क्या तुम अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए क्लीनिंग कर रही हो। यूजू बताती है कि हाँ, क्योंकि वुसू सर का कोई भरोसा नहीं कि वो कब मेरे पॉइंट्स मैनेज कर दे, इसलिए मैं फ्यूचर के लिए पॉइंट्स बना रही हूँ। ये सुनकर डोंगजू यूजू से बैठकर बात करने के लिए कहता है। अब हमें दिखाया गया कि वो यूजू को बता रहा है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे और डोंगजू को लगा था कि तुम उसे रिकॉर्ड कर रही हो, तो ऐसा अब कुछ नहीं, यानी उसे पता है कि तुमने उसे रिकॉर्ड नहीं करा था। यूजू शौक हुई कि ये सुनकर के अगर ऐसा है तो वो फिर भी हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो फिर हैरानी से कहने लगती है कि अच्छा, मैंने उनका चश्मा तोड़ा था, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। डोंगजू पूछता है कि कौन सा चश्मा। तब यूजू ने बताया कि वही जो खो गया था, यानी वो मेरे पास था। तब डोंगजू हैरान हुआ कि उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि चश्मा वापस करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि यूजू थी। यूजू भी हैरान हुई कि मेरे कॉन्स्टिपेशन का तो वुसू ने सबको बता दिया, पर इस बारे में क्यों नहीं बताया। फिर डोंगजू यूजू से कहता है कि वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तुमसे नफरत करता हो, इसलिए तुम उसकी किसी बात को दिल पर मत लेना। जो कहती है कि ठीक है सर, आप मेरी चिंता मत करिए, वैसे अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। फिर बात बदलकर कहने लगी कि मुझे ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई कि आपने लिटरेचर में अपना डेब्यू करा है। डोंगजू थैंक्स करने लगा और बताता है कि मुझे मिडिल स्कूल टाइम से ही पोएम्स लिखना पसंद था। वैसे तो स्टार्टिंग में बस डायरी लिखा करता था, लेकिन जब अंदर जज्बातों का बोझ बढ़ जाता है तो उन्हें लिखकर निकाल देना ही सही होता है। यूजू भी ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर डोंगजू ये भी बताता है कि वो कई बार स्ट्रिंग कंपटीशन में फेल हुआ, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिर फाइनली उसकी पोएम मैगजीन के लिए सिलेक्ट हुई, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, जिस खुशी को वो आज तक फील करता है। यूजू खुश हो रही होती है कि ये सब सुनकर। फिर बताते हैं कि वैसे मैं भी नॉवेल्स लिखती हूँ। डोंगजू हैरान होता है कि ये बात सुनकर, क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर यूजू पूछने लगी कि आप प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए कि मुझे अच्छी नॉवल लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। डोंगजू सोच समझकर यूजू को एडवाइस देता है कि तुम्हारे हर एक कैरेक्टर की अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजू के बात रिपीट करने लग जाती है। फिर कहते हैं कि वाह सर, आप तो कमाल हो, यानी मैं इस चीज़ को अच्छे से याद रखूंगी। डोंगजू पूछता है कि वैसे क्या मैं तुम्हारे नॉवेल्स पढ़ सकता हूँ, लेकिन यूजू हंसते हुए साफ मना कर देती है। कि तभी हमें गोया को दिखाया गया, जो कि यूजू को ढूंढ रही थी। लेकिन जब यूजू को अपने क्रश डोंगजू के साथ देखा
तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे गोया जेलस होने लगी। वेल अब हमें दिखाया गया कि यूजू अपने क्लास में आ गई और गोया से कह रही है, अच्छा तुम कैंटीन गई थी? तब वो बोली कि हाँ। तुम कहाँ थे? तब यूजू बताते हैं कि डोंगजू सर से बात कर रही थी। पता वो कितने ग्रेट है, यानी उन्होंने कई बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और कई बार हारे भी थे, फिर फाइनली जीते थे। पर कोई नहीं, तुम देखो हम दोनों भी अपना बेस्ट देंगे। तब गोया बस शांति से यूजू की बातों को सुन रही थी, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये डोंगजू सर के इतने क्लोज क्यों जा रही है जब उसे पता है कि उन्हें मैं लाइक करती हूँ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू नोवेल लिखने बैठी, जहाँ 2 फोल्डर्स उसके सामने है। एक वो जिसमें लिखी हुई स्टोरी को वो यूजू को दिखाती है, एक वो जिसमें वो अपनी नोवेल की रियल स्टोरी लिखती है। पहले तो उसने वुसू के लिए कोई फेक स्टोरी लिखने की कोशिश करी, पर जब कुछ नहीं समझ आया तो वो अपनी नोवेल की आगे की स्टोरी लिखने लगी। अब हम एपिसोड 5 देखते हैं, जहाँ डोंगजू को वुसू रोकता और पूछता है कि अब तुम्हें घर क्यों नहीं आते? तब डोंगजू बोला कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तब वुसू कहता है क्या तुम पागल हो? मतलब मेरे बिना तुम मैथ कैसे पढ़ोगे, यानी लटक जाओगे इस साल अगर मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो? डोंगजू कहता है कि कोई नहीं, लटक जाने दो। और जब जाने लगा तो वुसू कहता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, एंड तुम गिजों के पास भी पैसों की वजह से ही जाते हो, है ना? डोंगजू कहता है कि वो बात नहीं है। तब वुसू से गुस्से से पूछने लगा कि उस लंगूर गिजोंग में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? डोंगजू बताता है कि वो तुमसे बहुत अलग है। वुसू चिढ़ गया और पूछने लगा कि भला कैसे अलग है? जब वो भी तुम्हें पैसों से तोल रहा है तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? डोंगजू याद करने लगा कि हाँ वैसे ये सच तो कह रहा है क्योंकि गिजोंग ने भी मुझे 1 करोड़ वॉन की धमकी देकर अपने पास बुलाया है, पर वो मेरी काफ़ी फिक्र भी तो करता है। इसलिए जब डोंगजू चुप खड़ा रहा तो वुसू बोला कि देखो तुम खुद भी जानते हो कि गिजोंग भी मेरे जैसा है, पर तुमको 2 लड़कों के ऑप्शन मिल रहे हैं इसलिए तुम इतरा रहे हो, यानी अब तुम्हें इस चिकने चेहरे पर बहुत घमंड होने लगा है। डोंगजू कहने लग जाता है कि हमारे बीच बात को तुम नहीं बढ़ाया था, यानी अगर तुम मुझे बुरी तरह ट्रीट नहीं करते और प्यार से रहते तो अपने एटीट्यूड को साइड रखकर तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, पर तुम मुझे हर बात पर जलील करते हो। क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है जो हर कोई मुझे लूटने के लिए बैठा है? वुसू कहता है देखो बकवास बंद करो और बस हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। तब डोंगजू बोला कि तुम जिंदगी भर पछताओगे, देख रहे ना तुम पछताने वाले हो क्योंकि तुमने मेरी कदर नहीं करी। तब वुसू कहता है चलो ठीक है मैं देख लूंगा, पर मैं पछताऊंगा नहीं, चाहे आसमान जमीन एक क्यों नहीं हो जाए, पर मैं कभी नहीं पछताऊंगा। फिर तभी यूजू एपिसोड एंड कर देती है और कहने लग जाती है कि वाह क्या मैंने फिर से दमदार एक और एपिसोड लिख दिया, पर यार अभी मुझे एक और एपिसोड लिखना है वुसू सर के लिए, जिनको शक भी नहीं हो कि जो मैंने दिखा रही वो मैं फेक स्टोरी है, इसलिए तभी एक और एपिसोड लिखने लगी। तो वही वुसू जब अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था कि तभी वो इन सबसे बोला कि तुम लोग जाओ मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तब वो सब चले गए कहते हुए पता नहीं लाइब्रेरी में अब ऐसा क्या बचा है जो वुसू ने नहीं पढ़ा है। तो वहीं वुसू यूजू के पास नॉवल रीड करने आया जिसे वो काफ़ी प्यार से वेलकम करती है। तब वुसू को भी उसका आज इतने अच्छे से बिहेव करना अजीब लगने लगा। फिर वो बोला कि चलो साइड हट जाओ। अब जैसे उसने स्टोरी रीड करनी शुरू करी तब हमें स्टोरी दिखाई गई, जहां हम वुसू की स्टोरी को वहीं से देखते हैं कि जब ये दोनों घर में थे एंड वुसू डोंगजू से गिजोंग के ऊपर लड़ रहा था कि तुम आखिर ऐसा कैसे मेरे होते हुए गिजोंग से कर सकते हो, आखिर क्यों नहीं मैं मिल सकता हूँ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तब वुसू कहता है कि क्या जेलस, और वो भी मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी गुस्से से बोला कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ और कुछ, एंड इतना जेलस हो रहा हूँ कि अपनी इस आग में तुम दोनों को भी जला दूंगा। पता नहीं तुम इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रहे कि तुम मुझे छोड़कर गिजोंग के साथ नहीं रह सकते हो। तब डोंगजू बोला कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए जा चुका हूँ। तब वुसू उसे पकड़ हिलाने लगता है कि नहीं तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। बस इसी सीन के साथ यूजू का एपिसोड 5 एंड हो गया। लेकिन वुसू ये रीड करके शांत बैठा हुआ था क्योंकि वो जानता है कि ये यूजू ने बस मुझे दिखाने के लिए लिखा है एंड जो स्टोरी वो पोस्ट करेगी वो अलग है। यूजू पूछने लग जाते हैं कि सर क्या हुआ, क्या आपको कहानी पसंद नहीं आई? तब वुसू बिना कुछ कहे सीधा उठकर यहाँ से जाने लगा। इससे यूजू कुछ नहीं समझ पाती कि सर को हो क्या गया। फिर जब वो वुसू के साथ घर जा रही थी तो मुँह चिढ़ाकर कहने लगी कि अब तो मैंने हीरो भी बना दिया है, फिर भी एक क्लब क्यों रहा है। वुसू बस के बेड में खड़ा हो जाता, तब यूजू उसे देखकर कहने लगी कि
अरे क्या इन्होंने अभी तक अपने ग्लासेस पर टेप लगा रखा है। वुसु पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि आपके न्यू ग्लासेस अभी तक बनकर नहीं आए हैं, तो वो बहुत महंगे होंगे है ना, ये तो मेरे पास पैसे होते तो मैं सच में आपको दे देती। वुसु कहता है क्या तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। वो कहती है कि हाँ, मुझे दिल से अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। वुसु शांत खड़ा रहा, फिर बोला कि तुम अपनी मर्जी से अपने नोवेल लिख सकती हो। जो बुरी तरह शौक हो गई इस बात को सुनकर कि इसका मतलब कि आप मुझे सच में मेरे मन की नोवेल लिखने की परमिशन दे रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ जी। ये सुनकर बहुत खुश होने लग जाती। फिर पूछते कि वैसे सर ऐसा भी क्या हो गया जो आप मान गए। तब वुसु बोला कि बस ऐसे है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तब यूजू खुशी खुशी बताने लग जाती कि वैसे उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी मुझे सच में लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत देने से मैं थोड़ा रिलैक्स हुई थी, इसलिए उस दिन के लिए भी थैंक्स कि आप मेरे लिए इतना परेशान हो गए थे। तब इस बात को सुनकर वुसु समझाने लगता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग कैलकुलेट करने से डरते हैं। यानी मैथ में काफ़ी ऐसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने भी उन नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करा है, क्योंकि जिसने भी कैलकुलेट करा वो मारा गया है। पर मैं ऐसा मानता अगर आपका मन है उन्हें कैलकुलेट करने का तो आपको करना चाहिए, इसलिए मैं भी उन नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फिर तभी यूजू की तरफ काफ़ी प्यार से देखते हुए कहने लगा कि फिर चाहे एंड कुछ भी हो। यूजू को समझ नहीं पाती कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। यानी इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया, जबकि वुसु बातों बातों में ऐसा कहना चाह रहा है कि अब से वो यूजू को समझने की कोशिश करेगा। बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजी याद करे कि कैसे वुसु ने कहा है कि वो नंबर्स को समझने की कोशिश करेगा, जिन्हें जो भी समझने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। इसलिए कहने लगे कि पक्का वो मेरी बात कर रहे थे, लेकिन वो मुझे क्यों समझना चाहते हैं। तब वुसु पूछता है कि क्या हुआ, यानी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। एक्चुअली वुसु पीछे बैठा हुआ था। तब यूजू पूछने लगी कि मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई कि जो भी नंबर्स की कैलकुलेट करे तो वो मारे क्यों जाते हैं। तो वुसु बोला कि इसलिए क्योंकि पाइथागोरस जो कि बहुत बड़ा मैथ जीनियस था वो किसी के आगे निकलने नहीं देता था। फिर तभी हमें पाइथागोरस को दिखाया गया जो कि वुसु है, उसकी स्टूडेंट यूजू है। जब जैसे ही काफ़ी बड़े नंबर को कैलकुलेट कर देती है तब पाइथागोरस काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ था और उसने अपने स्टूडेंट को जान से मार दिया था। जो सब प्रेजेंट में सुनकर यूजू डरने लगी, क्या मैथ जीनियस पागल होते हैं। फिर सीधे बैठकर बोलने लगी कि इसलिए वुसु सर भी पागल है। वेल अब हमें दिखाया कि जब दोनों घर के पास आ गए थे तब यूजू को अचानक वुसु पीछे से हैंडसम लगने लगा, जिसको देखकर चलने के चक्कर में वो तभी नीचे गिर जाती है और फिर उड़ते हुए कहने लगी कि मैंने अपनी बेइज्जती करवा दी। वुसु यूजू को कॉन्स्टिपेशन का ताना मारते हुए कहता है कि जो तुमने लास्ट टाइम करा था मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ी बेइज्जती और कुछ हो सकती है। तब यूजू मुंह बनाने लगी और बोली कि सर ऐसा नहीं है, और वैसे भी बेइज्जती करने के बाद ही इंसान और आगे बढ़ने का जोश रखता है। तो वुसु कहने लगा कि फिर तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ कि ये देखने के लिए कि कॉन्स्टिपेशन से भी बुरा और तुम क्या कर सकती हो। वेल यूजू इन बातों पर मुंह बनाते गए। फिर जब वो घर वापस आए तो तब उसकी मॉम भी उसी कॉन्स्टिपेशन पर ताना मारकर कहती है कि आ गई तुम, अब सीधा वॉशरूम चली जाओ, बल्कि जब भी तुम घर आती हो सीधा पहले वॉशरूम जाया करो। यूजू कहने लगती है कि मॉम मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना जो आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो मॉम कहती है कि मुझे ही रोज़ तुम्हारे वॉशरूम जाने का ध्यान रखना होगा वरना तुम फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगी। फिर कहते हैं कि और हाँ, तुम्हारे टीचर को मैं थैंक्स करने स्कूल आऊँगी कि वो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। तब ये जो मना करने लग जाती कि मॉम नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद कई बार उन्हें थैंक्स कर चुकी हूँ। तब मॉम बोलते हैं कि लगता है तुम अपने टीचर से काफ़ी ज़्यादा डरती हो, जरूर वो गुस्से वाला बुरा इंसान होगा। तब यूजू कहती है नहीं वो बुरे नहीं हैं, मानो वो चाइल्डिश है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर तभी उसे याद आया कि ये सब बातें तो डॉक्टर ने वुसु के बारे में कही थी, अब मैं भी यही सब बोल रही हूँ जैसे कि मैं वुसु की साइड ले रही हूँ। इसलिए तभी वो शुरू में आकर हैरानी से कहने लग जाते हैं कि आखिर मुझे हो क्या गया। यानी कल तक जो टीचर मुझे हद से ज़्यादा बुरा लगता था उसके अब मैं तारीफ़ कर रही हूँ, वो भी बस इसलिए कि उसने कहा है कि वो मुझे समझना चाहता है। बस उसकी इसी छोटी सी बात पर मेरा दिल पिघल चुका और ये सब भूल चुकी हूँ। फिर खुद से कहने लगी नहीं यूजू तो ऐसा नहीं कर सकती, होश में आ जा और भूल मत कि वुसु तेरा दुश्मन है ना कि दोस्त जो कि तुझे हमेशा हर जगह जलील करता है। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम वुसु का घर दिखाया जाता है जहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डाजू सभी को एक नादोरी नाम की लड़की जो कि अमेरिका में रिसर्चर है उसके बारे में बताने लगा। वो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और कोरिया का नाम रोशन कर चुकी है मेडल जीतकर। तब डोंगजू और गिजोंग दोनों हैरान थे।
फिर जब दाजू ने बताया कि वो लड़की वुसू की दोस्त है, वो भी मिडिल स्कूल टाइम से, तो ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा शॉक हो गए। दाजू कहता है कि मुझे तो जलन हो रही है कि जहाँ आज नादुरी है उस पोजीशन पर मेरा दोस्त वुसू होना चाहिए था। नादुरी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पता नहीं है क्यों एक स्कूल टीचर बन गया और फिर यहाँ पर हम सब के साथ बैठा हुआ है, वरना ये काफ़ी आगे जा चुका होता और अमेरिका में शिफ्ट होता। लेकिन वो इन सब बातों पर कोई जवाब नहीं देता, इसलिए डोंगजो और गिजोंग दाजू को चुप कराने लगे, बट वो चुप हुआ ही नहीं और वुसू को सुनाता गया कि उस मेडल को कोरिया के लिए वुसू को ही लाना चाहिए था। पता नहीं इसने कैसे बीच में सब छोड़ दिया, वरना मुझे इस पर फुल बिलीव है कि ये बहुत आगे जाता है। तब गिजोंग दाजू को डांट कर चुप कराता है। इसका मतलब कोई तो बड़ी वजह रही है कि वुसू ने इतने ज़्यादा जीनियस होने के बाद भी बीच में अपने ड्रीम को छोड़कर टीचर बनने का डिसीजन लिया था। वहीं हम यूजू को देखते जो कि वुसू के घर के नीचे खड़े होकर वुसू के बाहर आने का इंतजार कर रही है साथ में स्कूल जाने के लिए, लेकिन अपने मन को समझा भी रही होती है कि मैं जानबूझकर थोड़ी ना वुसू का वेट कर रही हूँ, मैं तो बस उन्हें देखने आई हूँ कि वो ठीक है या नहीं, फिर मैं चली जाऊँगी। पर जब उसने गिजोंग की आवाज़ सुनी जो कि कह रहा था कि डोंगजू जल्दी चलो, वुसू को तो गए वो पूरा 1 घंटा हो चुका है, तो ये सुनकर वो शौक रह गई कि अब वुसू सर यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए खुद भी जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगती है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। पहला अब हम वुसू को क्लास में देखते जहाँ वो जैसे आया तब यूजू वुसू को काफ़ी प्यार से देखने लगी और कहती है कि ये अपने हेयर के सेट क्यों कर रहे हैं, अपने स्लीव्स क्यों ऊपर कर रहे हैं और आज इनकी फिंगर्स भी इतनी प्यारी क्यों दिख रही है। मतलब अचानक मुझे इनका सब कुछ इतना अच्छा क्यों लगने लगा है, मैं एक तरह से इनके तरफ खींचे चली जा रही हूँ। फिर जब वुसू पानी पीने लगा तब यूजू कहने लगी कि वाह ये पानी पीते हुए कितना ज़्यादा कूल दिख रहे हैं और किस तरह पेन को अपने फिंगर में घुमा रही है, यानी ये तो आज मुझे पागल ही कर देंगे। मैं इनसे अट्रैक्ट होती जा रही हूँ, मेरी नज़र इन पर से हट ही नहीं रही। फिर तभी वो होश में आने की कोशिश करते हैं कि यूजू अब होश में आ जाइए, तेरा दुश्मन है इसलिए तू इस इंसान के लिए ये सब फील नहीं कर सकती। फिर तभी सीन कट हुआ और यूजू अपने साथ गोया को बाहर ले आई कि मुझे कुछ बताना है क्योंकि मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ। फिर बताने लगी कि तू जानती है कि मुझे नॉवेल्स लिखना कितना पसंद है, यहाँ तक कि मैं अपने नॉवेल्स के सभी कैरेक्टर से भी काफ़ी प्यार करती हूँ, यानी मुझे सब काफ़ी पसंद है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं एक कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, यानी वो मुझे पागल कर रहा है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या हुआ। तब गोया बोली कि ये सब प्यार की शुरुआत है। ये जो हैरान हुई इस बात को सुनकर कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब गोया समझाती है कि नहीं ये प्यार ही की शुरुआत है, क्योंकि तभी तो तुम उसी एक पर्सन के बारे में बार बार सोचती रही हो। यूजू कहते हैं कि हाँ पर मैं सिर्फ उससे प्यार नहीं कर सकती, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तब गोया पूछने लगी भला क्यों, यानी पॉसिबल क्यों नहीं है कि तू पीटी टीचर को पसंद नहीं कर सकती। तब यूजू एकदम से शांत हो गई। क्या पीटी टीचर। तब गोया बोलती है कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि तेरा पीटी टीचर पर क्रश है ना, पर देख अगर उन्हें मिस कर रही है तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन यूजू गहरी सांस लेती है और कहती है कि छोड़, तू मेरे बातों को गलत समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था, इसलिए मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं। फिर जब दोनों अपनी क्लास में जा रही थी तब इन्हें यहाँ जेनी मिली, जिसने बताया कि वो कोरिया के काफ़ी सारी जगह पर घूमने जाने वाली है स्कूल की साइड से। तब ये सुनकर वो दोनों भी उसके लिए खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अच्छे से एंजॉय करना। फिर जब दोनों लाइब्रेरी आई तो यहाँ पर गोया डोंगजू की लिखी हुई पोएम को काफ़ी प्यार से रीड करने लगी, जो सब यूजू भी नोटिस कर रही थी। गोया के लिए खुश होने लगी। फिर पूछती है कि आखिर तुमने इस पोएम को कितनी बार रीड कर लिया है, क्या तुम इसे पढ़कर थकती नहीं। तब गोया डोंगजू की लिखी हुई लाइंस को पढ़कर सुनाने लगे और हर एक लाइन का मतलब भी समझा रही थी कि तभी डोंगजू यहाँ आया। तब यूजू जल्दी से काउंटर पर चली गई। फिर यहाँ दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होने लगी। तब गोया को ये सब देखकर फिर से अच्छा नहीं लगता, जबकि ये दोनों बट गोया याद करने लग जाती ये दोनों पहले भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे, इसलिए गोया का दिल टूट जाता और उसको यूजू की इस वाली बात भी याद आने लगी। वो कैसे बता रही थी कोई मुझे बार बार याद आ रहा है। इसलिए गोया को लगने लगा कि यूजू जिस पर्सन के बारे में बता रही थी कि अब शायद उसे लाइक करने लगी है, वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि डोंगजू है। इसलिए गोया और भी ज़्यादा उदास हो गई। वह यूजू गोया के पास आई और पूछती है कि तुम डोंगजू सर से बात करने क्यों नहीं आई। तब गोया यूजू से पूछती है क्या तुम दोनों अब क्लोज हो चुके हो। तब यूजू ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उनसे अपने पोएम का फीडबैक ले रही थी। फिर तभी वो अपना कामों में बिजी हो गई, जबकि गोया अभी भी उदास बैठी हुई थी। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजू अपने घर पर भी वुसू के बारे में सोच रही होती है कि कैसे मुझे उसकी तीखी बातों में भी प्यार दिखने लगा है, यानी पता नहीं क्यों।
पर मुझे अच्छा लगता है कि वुसु सर के बारे में सोचना। फिर तभी वो नोवेल का एपिसोड 6 लिखने लगी, जहां हम देखते हैं कि वुसु के सुपर रिच मॉम, जो कि कोई और नहीं प्रिंसिपल है, वुसु पर गुस्सा कर रही है कि तुम एक लड़के को कैसे पसंद कर सकते हो जबकि तुम्हें हमारी कंपनी भी संभालनी है। तब वुसु पूछने लग जाता है कि आपको किसने इस बारे में बताया। तब दाजो यार कहता है कि मैंने बताया है तुम्हारे इन कारनामों के बारे में। वुसु कहता है कि ओ अच्छा, तो तू है वो आग लगाने वाला, और तू वही है ना जो डोंगजू के भी पीछे पड़ा हुआ है। यानी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हर कोई मेरे बॉयफ्रेंड डोंगजू के पीछे क्यों पड़ा है और उसे मुझसे छीनना क्यों चाह रहा है। तब दाजू कहता है कि डोंगजू शुरू से मेरा था, हम सेम स्कूल में थे और वो मेरे जोक्स पर हंसता भी था। यानी उसकी आंखें साफ बताती थी कि वो मुझ पर कितना मरता है, पर तुम उसको मेरी बाहों से उड़ाकर लेके गए। वुसु कहता है नहीं, ये सच नहीं है, वो तुम्हें सब अपना दोस्त मानता। अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरे डोंगजू का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। दाजू हंसने लगा तो वुसु उससे धक्का मारकर आगे जाने लगता है कि तभी प्रिंसिपल अपने गार्ड्स बुलाती है वुसु को रोकने के लिए। तब म्यूजिक टीचर यहाँ आ गया है। वुसु इजली इन सबको मारने लग जाते हैं क्योंकि उसे डोंगजू को बचाने जाना था, जिसको पकड़वाने के लिए उसकी मॉम ने कुछ आदमी को भेज रखा है। इसलिए इन दोनों को मारने के बाद और म्यूजिक टीचर को इजली हाथ से दूर फेंकने के बाद वो वुसु यहाँ से चला गया। फिर अब मुझे डोंगजू को दिखाया गया, जिसके सामने एक कार आकर रुकी और काफी सारे लोग बाहर आ गए डोंगजू को किडनैप करने के लिए। तो इस वजह से डोंगजू बेचारा काफी बुरी तरह डरने लगा और नीचे गिर गया और उसका दिल वुसु को पुकार रहा था। और फिर तभी फुल एक्शन के साथ एंट्री हुई वुसु की, जिसको सब देखते ही रह गए। एंड वुसु इन सब लोगों को अच्छे से मजा चखा देता है, यानी फुल स्टाइल के साथ इन सभी को मारने लगा एकदम हीरो की तरह। फिर वो पीछे मुड़ा और स्टाइल के साथ अपने पैर डोंगजू के पास आने लगा। फिर वो काफी प्यार से उसके फेस को पकड़ कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले कितनी कहा है कि रात में अकेले मत बाहर जाया करो, तुम छोटे बच्चे हो क्या जो मेरी बात नहीं समझते। यानी अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन डोंगजू बस शांति से वुसु को देख रहा था और तभी डोंगजू की जगह यहाँ यूजू आ गई, जो कि काफी प्यार से वुसु को देखने लगी। इनफैक्ट यूजू की हार्ट बीट भी फास्ट हो चुकी थी। ये देखकर कि मेरी जान वुसु ने बचाई है। लेकिन तभी यूजू होश में आ गई और हैरानी से सोचने लग जाते हैं कि भला मैं क्या सोच रही थी, यानी डोंगजू की जगह अचानक मैं कैसे आ गई थी। यानी सच में मुझे वुसु से प्यार हो चुका है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं वुसु जो अपने घर में था कि तभी उसे अपने उसी प्रोफेसर फ्रेंड का मैसेज आया, जिसका नाम नादुरी है, जो कि कह रही है कि मैं काफी टाइम के बाद कोरिया वापस आई, इसीलिए चलो मिलते हैं। तब वुसु कुछ सोचने लगा। वेल अब सीन कट हुआ एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ गोया जो कि कहीं जा रही है कि तभी वो फिर से यूजू को अपने क्रश डोंगजू के साथ देखती है, जहाँ ये दोनों फिर से हंसकर बातें कर रहे थे। इसलिए गोया को एक बार फिर बुरा लगने लगा। इनफैक्ट इस बार तो वो गुस्सा भी हो गई, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड यूजू मुझसे मेरा प्यार छीन रही है। इसलिए वो तभी यूजू को बाहर लाती और सारी बातें सामने रखती है। आखिर तू ये सब क्या कर रही है, कि जानते हुए कि मैं डोंगजू सर को पसंद करती हूँ। मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं तू मुझे गलत समझ रही, मैं तो डोंगजू सर से पोएम का टाइटल पूछ रही थी। तब गोया बोले कि हम एक ही टीम में है ना, तो तू मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती थी। विजय कहते कि हाँ मैंने सोचा तो था, फिर मैंने सोचा है कि मैं तुझे क्यों भी परेशान करूं। ये सुनकर गोया और भी ज्यादा चिढ़ गई और बोले कि क्या तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, अगर तू डोंगजू सर को पसंद करती है तो ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। एंड इसी के बारे में तू मुझे उस दिन बता रही थी ना। यूजू हैरान हुई और कहती है कि नहीं उस दिन मैं डोंगजू सर के बारे में बात नहीं कर रही थी। तब गोया कहते तो फिर बता तू किसके बारे में बात कर रही थी, वरना मैं तुझ पर इसी तरह शक करती रहूंगी। तब यूजू शांत खड़ी रही क्योंकि वो वुसु के बारे में बताना नहीं चाहती। फिर बोली कि क्या तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जब मैंने कह दिया कि मैं डोंगजू सर को लाइक नहीं करती हो तो तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। बट गोया तो भी बिलीव नहीं करती और कह देती है कि मैं मर्दों के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी शक होने लगा है, क्योंकि मैं आंखों देखी बातों पर बिलीव करती हूँ। फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि यूजू भी उदास खड़ी रह जाती है। फिर जब दोनों साथ में क्लास में वापस आए एंड गोया साफ दिख रही होती है कि वो गुस्से में है, इसलिए दूसरी फ्रेंड यूजू से पूछते हैं कि गोया को क्या हुआ, लेकिन यूजू कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर तभी रात में हमें दिखाया गया कि यूजू बस परेशान होती जा रही है कि आखिर गोया कब ठीक होगी, क्योंकि वो मुझसे उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू जब कहीं जा रही होती है कि तभी वो गिजुओं को भी कहीं जाते हुए देखती है। फिर वो पहले की तरह यहाँ खड़ी होगी, क्या वुसू सर भी बाहर आएंगे, लेकिन फिर खुद को डांटने लगते हैं कि यूजू क्या तू पागल है जो ऐसे काम कर रही, यानी तुझे वुसू सर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब वो कैफे में आई और बुक रीड कर ही रही थी तभी स्नो वर्ल्ड देख के उसे गोया की बात याद आने लगी कि पहले प्यार ऐसा होता है जैसे स्नो गिर रही हो एंड हमें अपने क्रश को देखकर उस पर तरस भी आता है। तब यूजू और भी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर गुस्से से कहने लगी कि ये मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा पहला प्यार पीटी सर नहीं बल्कि वुसू सर है। तभी वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहे हैं कि तभी यूजू को उसका ऑर्डर लेने बुलाया गया। फिर वो जब कोल्ड कॉफ़ी लेकर वापस अपने सीट पर आई तभी हैरान रह गई ये देखकर कि उसके ठीक सामने और कोई नहीं बल्कि वुसू बैठा हुआ है। इससे वो चौंक कहने लग जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, यानी ये यहाँ क्या कर रहे हैं, या कोई इत्तेफाक है। फिर नोटिस करती कि वुसू के पास भी सेम मेरी वाली कोल्ड कॉफ़ी है, इसलिए और भी ज़्यादा खुश होने लगी। इसका मतलब हमारी चॉइस सेम है, लगता है गॉड ने हम दोनों को एक जैसा बनाया है, फिर गॉड चाहते हैं कि हम साथ ही रहे। तभी तो देखो हम यहाँ कॉन्सिडेंटली मिल गए। लेकिन यूजू की खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि तभी यहाँ वो लड़की आ जाती है जिसका वुसू वेट कर रहा था, यानी जिसका नाम है नादूरी, जो कि वुसू की मिडिल स्कूल से दोस्त है। इसलिए यूजू के होश उड़ गए वुसू को किसी और के साथ देखकर, इसलिए वो सदमे में बैठी रही एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगी। इसलिए खुद से कहती है कि पता नहीं ये कैसी फीलिंग्स है, लेकिन मैं सर को किसी और लड़की के साथ देखकर अपनी बॉडी में हीट फील कर पा रही हूँ। एंड हाँ ये बात सच है कि सबकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई खास होता है, और शायद ये लड़की वही है जो वुसू सर के लिए खास है। पर मैंने फालतू में इतने सारे सपने देखने शुरू कर दिए थे जो कि मुझे देखने नहीं चाहिए थे। फिर और भी ज़्यादा उदास होने लगी, और फिर इसी सीन के साथ ये पढ़ाई ख़त्म हो गया। यूजू का दिल टूट चुका था। वहीं वुसू नादूरी से पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था तुम्हारा कॉल देखकर। पर नादूरी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें खुद मुझे मिलने बुलाना था। फिर बोली कि मुझे तुम्हारी सर्जरी का सुनकर काफ़ी बुरा लगा। तब वुसू कहता है कि हाँ सब कुछ अचानक हुआ और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। तब वो बोली कि इसलिए आप तुम्हें एक सिस्टर नहीं बगैर एक टीचर बन चुके हो। कोई नहीं मैं तब भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। तब वुसू भी खुशी से बात कर रहा होता है। आई थिंक वुसू की पास्ट में कोई सर्जरी हो चुकी है जिसके बारे में फिलहाल सही से बताया नहीं गया है। वेल यूजू को इन दोनों की को साथ में देखकर काफ़ी बुरा लगता जा रहा था कि तभी हिडन सर यहाँ आ गया और जोर से बोले कि यूजू तुम यहाँ। तब यूजू चौंक गई और कहती है कि हाँ मैं स्टडी करने आई थी और बस जा रही हूँ। जब वो हैरानी से कहते हैं कि यूजू तुम स्टडी भी करती हो, तब वुसू यूजू का नाम सुन लेता और इन दोनों को देख भी लेता है, जहाँ यूजू भी शौक हुई। लेकिन ईडन वुसू को देखकर उसके पास आकर कहने लगा कि अरे वाह वुसू सर आप भी यही हो, वो भी एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ। और एक मिनट, शायद आप तो फेमस प्रोफेसर नादूरी हो ना, जिसने हाल फिलहाल में कोरिया के लिए मेडल जीता है। तब नादूरी ईडन को हेलो करती है एंड यूजू भी उनके पास आकर खड़ी हुई बातें सुनने के लिए और वुसू को हेलो भी करती है। जबकि ईडन नादूरी के साथ ओवर होता जा रहा था, यहाँ तक कि हाथ पकड़कर किस भी करने वाला होता है, पर नादूरी से रोक देती है। फिर पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। नादूरी ने बताया कि हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन ईडन को नादूरी की बात पर बिलीव नहीं होता। वो इन दोनों को कपल समझ रहा होता है एंड यूजू फुल इंटरेस्ट ले रही होती इन सब की बातों में। वुसू नादूरी से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तब ईडन भी इन दोनों को ब्यूटीफुल कपल कहते हुए बाय करने लगा और यूजू से बोला कि तुम घर जाकर पढ़ लेना, ना कि इधर से उधर घूमो। तो ये सुनकर यूजू मुंह बनाने लगी। फिर जब नादूरी बाहर आई और जाने ही वाली थी, लेकिन तभी यूजू ने आकर उसे हेलो करा और अपना नाम बताया कि मैं यूजू हूँ और वो सर की स्टूडेंट हूँ। तब नादूरी भी उसे हेलो करती है और वुसू से कहती है अरे वाह क्या बात, अब तुम्हारे स्टूडेंट भी बन चुके हैं। वुसू स्माइल करने लगा, पर यूजू पूछते क्या आप सर की कॉलेज की फ्रेंड हो। तब नादूरी बताते कि नहीं, हम बड़े स्कूल से दोस्त हैं। वे जाते जाते वुसू से कहते मैंने जो कहा उसके बारे में ज़रूर सोचना। वुसू कहता है कि हाँ मैं देखूंगा। तब वो कहते हैं कि मैं तुमसे यह सुनना चाहती हूँ। फिर यूजू को बाय कहते हुए कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे। फिर तभी यहाँ से चली गई। वुसू भी जब यहाँ से जाने लगा तो यूजू उसके पीछे पीछे आने लगी और कहती है कि वैसे सर आपकी जो ये फ्रेंड थी कितनी अच्छी थी ना, साथ ही कितनी ज़्यादा सुंदर भी थी और उन्होंने मेडल भी जीत रखा है। काश मेरी भी कोई ऐसी दोस्त होती। मतलब ये तो बहुत ही फेमस है, जरूर इनका बॉयफ्रेंड भी होगा। पर कभी कभी लाइफ में इतना परफेक्ट होना भी अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा होता है
तो उसकी हमेशा उसके पार्टनर से बराबरी की जाती है। फिर धीरे धीरे पार्टनर को छोटा महसूस होने लगता है, जो सुनते ही वूसू रुक गया और पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। तब यूजू बोली कि कुछ नहीं, बस मैं बस जानना चाहती हूँ कि उनका बॉयफ्रेंड कौन है और है भी या नहीं। तब वूसू कहता है कि भला तुम्हें क्यों जानना है। तब जाकर यूजू चुप हो गई। वूसू कहता है कि अगर तुम इस बारे में मैथ 50 नंबर नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी नॉवल के बारे में सब सच बता दूंगा। ये सुनकर यूजू परेशान हो गया और कहने लगी कि सर प्लीज ऐसा मत करना, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कभी 50 नंबर ला भी पाऊंगी या नहीं। फिर तभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर से नादुरी के बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है कि वैसे सर आपके अपनी दोस्त के साथ कैफे में क्या बातें हो रही थी, मतलब वो किस बारे में आपको सोचने के लिए कह रही थी। वूसू पूछता आखिर तुम इस बारे में क्यों जानना है। तब यूजू चिढ़ने लगी, अगर ये मुझे प्यार से बताता तो मर जाता क्या। कि तभी उसे अपने भाई का मैसेज आया जो कि कोक मंगवा रहा था। इसे वूसू से बोली प्लीज सर आप कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। वूसू जाने लगा पर उसे रिक्वेस्ट करती प्लीज आप कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। फिर जब कोक लेकर बाहर आई तब वूसू से इसे याद दिलाता तुम्हें पता ना कि इससे और भी ज्यादा बुरा कॉन्स्टिपेशन होता है। तब यूजू बताती है कि सर ये मेरे भाई के लिए ना कि मेरे लिए। तब वो कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है तुम, यानी अपने भाई को ऐसी खराब चीजें पिलाकर। तब यूजू बताने लग जाती है मुझे अपने भाई के सब ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। वूसू पूछता भला क्यों, ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी। तब उसने बताया कि सर वो क्या है ना, मुझे अभी तक बस 2 ही लोगों ने पकड़ा है, मतलब उस दिन भी मैं अपनी नॉवल लिखने में खोई हुई थी, साथ ही चैटिंग भी कर रहे थे। फिर अब हम देखते हैं कि यूजू ने कैसे एक अमीर लड़के और उसके मालिक पर वाइट लव स्टोरी लिखी थी एंड वो अपनी इस स्टोरी के बारे में अपने ही जैसी और भी बेल नोबल फैंस को इस बारे में बता रही होती है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, इससे वो काफी बुरी तरह डरने लगी। पर वो जब डरते रहते पीछे मुड़ी तो वो और भी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि यहाँ उसका छोटा भाई खड़ा था जो कि सदमे में जा चुका था अपनी बहन की लिखी हुई इतनी ज्यादा बोल्ड लव स्टोरी को पढ़कर। इससे यूजू और भी ज्यादा डरने लग जाती है, पर अब प्रेजेंट में बताती है कि मेरा भाई बस तभी से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं उसकी डिलीवरी गर्ल बन चुकी हूँ। पर शुक्र है कि मुझे मॉम डैड ने नहीं पकड़ा था। वो पूछता आखिर तुम्हें ये सब लिखना इतना पसंद क्यों है, जबकि तुम्हारी कई नॉवेल्स तो फ्लॉप जा चुकी है। तब वो बताती है कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मैं काफी बड़ी नॉवलिस्ट बन जाऊंगी, इसे मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ। आप देखना कि एक दिन मेरा नाम होगा। उसको चुपचाप ये सब सुन रहा था। फिर यूजू बोली कि वैसे सर आपको स्कूल सिटिंग वाले दिन याद है जब आप बताने वाले थे कि आप टीचर क्यों बने पर बता नहीं पाए, इसलिए आप मुझे वो बात जाननी है, यानी आप प्लीज मुझे वो स्टोरी बताइए, मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। तब पहले तो वो हैरानी से यूजू को देखने लगा मगर फिर मुंह बनाकर यहाँ से चला गया। तब यूजू भी काफी चिढ़ गई। कल में दिखाया जाता है कि वुसु जब जैसे घर आया तो डाजू उससे काफी सारे क्वेश्चन करने लगा। नादुरी इतने टाइम के बाद खोड़िया वापस आई, पर आखिर वो सिर्फ तुझे से क्यों मिली? आखिर क्या सोच रखा उसने तेरे बारे में जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुझे से मिलनी? मुझे तो लग रहा कि पक्का पुरानी चिंगारी सुल गई है, वो तुझे फिर से पसंद करने लगी है। तभी तो देख तुझसे इतने दूर से मिलने आई। फिर गीजों के साथ तरह तरह के तुक्के लगाने लगा कि पक्का इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो तो दाजू को कुछ नहीं बताता और कहता है कि अपनी बकवास बंद कर। तभी यहाँ से चला गया, जबकि ये तीनों बस इमेजिन ही करते रह गए कि आखिर इन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। तो वही हम यूजू को देखते हैं जो कि अभी तक नादुरी से जेलस हुई बैठी है कि नादुरी कैसे कह रही थी कि अब तो तुम्हारे स्टूडेंट भी हो गए, फिर कहते हैं कि अब जब वो एक टीचर है तो उसके स्टूडेंट तो होंगे ही ना। ये तो कितना बोल रही थी। तभी यूजू को याद आया कि नादुरी ने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। इसे यूजू कहती है कि हाँ चल फिर से मेरा मिलना बनता है नोवेल वर्ल्ड में, फिर मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर तभी वो प्लसते हुए एपिसोड 7 लिखना स्टार्ट कर देते, जहाँ हम देखते हैं कि डोंगजू को किडनैप करा जा चुका है। जब जैसे होश में आया तो उसने अपने सामने एक लड़की को देखा, पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मैं वुसु की मॉम की सेक्रेटरी हूँ एंड मेरा नाम है नादुरी, जो कि पैसों के लिए कोई भी गिनौना काम कर सकती है। फिर इंजेक्शन लेकर डोंगजू के पास आई और बोली कि अरे वाह कितने सुंदर नए नक्शे तेरे, तभी सब तेरे पीछे मरते हैं, पर अफसोस तुझे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। और जब इंजेक्शन निकाल कर डोंगजू को लगाने वाली होती है कि तभी वह उसे दूर कर देता है। तब नादुरी को गुस्सा आ गया और वो डोंगजू को नॉनस्टॉप मारने लगी। और फिर जब फिर से इंजेक्शन को इंजेक्ट करने ही वाली थी तभी सही टाइम पर वुसु यहाँ आ गया और जोर से डोंगजू का नाम चिल्लाने लगा।
नादोरी हैरानी से कहती है तुम यहाँ कैसे आए। तब वो एक कार्ड दिखाता है और उसे फेंक कर नादोरी के फेस पर कट मार देता है, जिस वजह से नादोरी दूर गिर गई। फिर बस होना क्या था, दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लग जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को सबक सिखा रहे थे और एक दूसरे को दुश्मनों की तरह मार रहे थे। लेकिन फिर वुसू ने नादोरी को बांध कर दूर फेंक दिया, ये कहते हुए कि फिर दोबारा मुझसे उलझना मत। फिर जब जैसे डोंगजू के पास आया, उसे काफी प्यार से देखने लगा, उसकी फिक्र कर रहा था। तभी यहाँ एक बार फिर डोंगजू की तरह यूजू आ गई और वो भी काफी प्यार से वुसू को देखने लगी, वुसू से अपना हाथ देते हुए साथ चलने के लिए। तभी यूजी यहाँ से जाने लगी। तब नादोरी यूजी से बोली कि नेक्स्ट टाइम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तू मेरे हाथों से ही मरेगी। तब यूजी वुसू से कहती है कि 1 मिनट में किसी पर भी अपना उधार नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए अभी आई। जबकि नादोरी चिल्ला रही होती है। फिर अब में दिखाया गया कि यूजू ने जहरीले इंजेक्शन को नादोरी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है और खुशी से वुसू के साथ यहाँ से जा रही है। फिर तभी एपिसोड 7 एंड हो गया। प्रेजेंट में यूजू काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है सब लेकर कि मैंने अच्छा सबक सिखाया इस नादोरी को, जिसके बाद सीन कट होता। अब हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि वुसू जब क्लास अटेंडेंस ले रहा था तब पता चला कि जिया आज भी नहीं आई है। फिर जब काफ़ी ज़्यादा लेट आई तो सबको उसके आते गंदे स्मेल आने लगी, सब बातें करने लगे, जहाँ हमें जिया के हाथ पर एक चोट का निशान भी दिखाया गया, पर शायद उसे कोई नोटिस नहीं करता। सब बात उसे बुरा कह रहे होते कि ये ऐसे कैसे स्कूल आ सकती है। वुसू पूछता है कि आज सफाई करने की ड्यूटी किसकी थी। यूजू बोली कि मेरी। वुसू वाला सही से क्लीनिंग करा करो, फिर स्मेल नहीं आएगी। और विंडोज को भी ओपन करने के लिए बोलता है। फिर बाद में जिया से बोला कि तुम मेडिकल रूम चली जाओ। तब जिया जाने लगी, जिसके लिए यूजू काफ़ी बुरा फील कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो जब जैसे ईडन के पास से गई, ईडन को भी काफ़ी गंदी स्मेल आई, इसलिए वो जिया को रोकता। अब हम देखते हैं कि जिया प्रिंसिपल ऑफिस में है, जहाँ वुसू को भी बुलाया गया। एंड ईडन वुसू को बताता है कि आपकी स्टूडेंट स्कूल में शराब पीकर आती हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि इसकी हिम्मत हुई कैसे इस तरह में हमारे स्कूल में आने की, यानी ये क्यों मेरे स्कूल का नाम खराब करने के पीछे पड़ी है। एंड शूटिंग वाले दिन भी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आई थी। वुसू कहता है कि मैं पहले जिया से बात कर लाता, फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। बट प्रिंसिपल मैम साफ कह देती है कि इस बार जो इस लड़की ने करा है इसकी माफ़ी नहीं है। वुसू जिया से बाहर जाने के लिए कहता है, फिर बोला कि कंडीशन और सब बच्चों से अलग है, यानी वो एक अनाथ लड़की है, अपने खर्च खुद उठाती है, काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन तब भी वो रोज़ स्कूल आती है, इसलिए हमें उसके एक और चांस देना चाहिए। बट प्रिंसिपल मैम से आप मना कर देती है कि ये मेरा स्कूल है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे स्कूल का कोई स्टूडेंट ड्रिंक करके यहाँ आए। वैसे भी और भी किसी स्कूल में जाकर पढ़ सकती है, बस मैं इसे इस स्कूल का नाम बदनाम नहीं करने दूंगी। उसी रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ जिया को एक और चांस दिया जाए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें बदलाव जरूर दिखेगा। बट प्रिंसिपल मैम बिल्कुल नहीं मानी एंड वुसू को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। वुसू जब चला गया तो ईडन कहता है कि पता नहीं है वुसू खुद को समझता क्या है जो आपसे इतनी बहस कर रहा था। जब जाते हुए कहने लगे पता नहीं उस फेमस प्रोफेसर नादो ने इसमें क्या देखा जिसे अपना दोस्त बना रखा है। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम बुरी तरह शौक रह गए कि उस फेमस लड़की नादुरी का दोस्त है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। तो वो बोला कि आपने मुझसे पूछा ही कब जो आप इतना गुस्सा कर रही हो। फिर तभी यहाँ से चला गया। वेला हम देखते हैं कि वुसू जिया को डांटता है कि तुमने गलत करा है, यानी तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ड्रिंक करके स्कूल आना अलाउ नहीं है और एक स्टूडेंट को ड्रिंक करनी भी नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, गलती सब करते हैं। अब फिलहाल तुम अच्छे से सॉरी लेटर लिखो जिसे फिर मैं प्रिंसिपल मैम को दूँ और कोशिश करूँगा कि तुमको स्कूल से नहीं निकाला जाए। जिया कहती है कि ठीक है और साथ ही वुसू से सॉरी भी करती है। तब वुसू यहाँ से चला गया। वेल अब हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं जहाँ की यूजू जैसे ही बैठने के लिए आए उसे देखकर गोया चिढ़कर उठकर चली गई, यानी अभी तक वो यूजू से नाराज है। इससे यूजू को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होने लगा कि जब यूजू क्लास में गोया से बात करने आए तो वो तभी उठकर यहाँ से चली गई, जिस वजह से यूजू को फिर से काफ़ी बुरा लगता है। तब यूजू के एक फ्रेंड आकर बताती कि पता है जिया को स्कूल से निकाला जा रहा था लेकिन वुसू सर ने उसे बचा लिया, फिलहाल सब कुछ शांत है। तब यूजू हैरान होते हैं इस बात को जानकर। फिर ये दोनों फ्रेंड पूछने लगी आखिर तुम्हारी गोया से क्या लड़ाई हुई है, यानी किस बात पर गोया तुमसे नाराज है। लेकिन यूजू कुछ बता नहीं रही पाती, तो खुद भी उदास है और चाहती कि गोया फिर से उसकी दोस्त बन जाए। वेल अब नेक्स्ट में हम वुसू को देखते हैं जो कि नादुरी की बात याद कर रहा था। एक्चुअली नादुरी ने वुसू को ऑफर दिया है कि वो उसके साथ अमेरिका चलकर रिसर्च करे।
साथ ही उसने टॉपिक भी वो चूज़ करा जिसे वुसु पूरा करना चाहता था, इसलिए वुसु काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया। यानी वुसु के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। फिर नादोर भी बताते कि मुझे बस तुमसे बात करना पसंद है, मैं बस तुम्हारे साथ ही खुश रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम साथ में काम करें। लेकिन वुसु उस टाइम नादोर को कोई जवाब नहीं दे पाता। और फिर अब जब वो बाहर वॉक करने जाने लगा तो डोंगजू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर जब ये घर के नीचे आया तो डोंगजू वुसु से उसके हेडेक के बारे में पूछने लगा और कहता है कि तुमने डॉक्टर को दिखाया नहीं। तब वुसु कहता है कि ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। पर तभी डोंगजू कहता है कि इससे पहले कि तकलीफ बढ़े तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तब इस बात के लिए वुसु मान गया। तो वहीं यूजू जब घर में थी तो उसका भाई उससे फिर से कोको मंगवाता है। यूजू प्यार से मना करते हैं कि कल ला दूंगी, पर वो मॉम डैड की धमकी देने लगा, मैं तुम्हारी नोबल का सच बता दूंगा। इस वजह से यूजू को मजबूरन अभी इसी टाइम कोक लेने जाना पड़ता है। मगर तभी उसने यहाँ वुसु और डोंगजू को साथ में जाते हुए देखा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि अब यूजू कन्फर्म कि वो वुसु को पसंद करने लगी है। तो वहीं वुसु डोंगजू को भी नादोर के ऑफर के बारे में बता चुका होता है, इसलिए डोंगजू पूछता है कि तो अब तुम क्या करोगे। वुसु बोला कि मैं मना कर दूंगा। डोंगजू कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ये आंसर रट रखा है, इसलिए तुमने मुझे आसानी से बता दिया, जबकि मैं चाहता कि तुम अपना टाइम वहीं लगाओ जो करने में तुम सच में इंटरेस्टेड हो। यानी अमेरिका जाकर रिसर्च करना सच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए और इस ऑफर को हाथ से मत जाने देना चाहिए। लेकिन वुसु कुछ भी बोल नहीं रहा होता है कि तभी यूजू हैरानी से बोली कि वुसु सर, क्या आप अमेरिका जा रहे हो। तब ये दोनों रुक गए क्योंकि यूजू ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। एंड यूजू शौक है कि वुसु यहाँ से जा रहा है, इसलिए यूजू का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट गया। तो वहीं वुसु यूजू को देखकर हैरान था, जबकि यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वुसु उसे छोड़कर कहीं भी जाए। बस फिर इसी सीन का सार ये पढ़ी पर एंड हो जाता है।